पहला पाठ कृषि प्रबंधन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। कृषि का मतलब होता है वह व्यवस्था जिसमें हम एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एक ही प्रकार के पौधों को लगाते हैं और उस फसल को हम प्राप्त करते हैं, उसे कृषि कहा जाता है। उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन कैसा हो, ये हम जानने के लिए इस लेसन में पढ़ेंगे कृषि प्रबंधन। तो चलिए हम चलते हैं, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। फसल एवं उसके प्रकार। फसल किसे कहते हैं? फसल एक ही प्रकार के उत्पादकों का एक बड़े एरिया में इकट्ठा बोया जाना फसल कहलाता है। फसल दो प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, और तीसरी जो फसल होती है वो मुख्य तो नहीं है लेकिन जायद की फसल होती है। फसल और उसके प्रकार, इसके बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये बता चुके हैं आपको कि फसल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है और तीसरी जो होती है वो होती है जायद की फसल। फसल सभी सजीवों को अपनी वृद्धि, विकास और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, किंतु जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसी कारण से वो हमेशा से पादपों पर निर्भर रहते हैं। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादप पर निर्भर रहते हैं। 125 करोड़ की जनसंख्या के भोजन की सतत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलें नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन, सुरक्षा और सुनियोजित वितरण अत्यावश्यक है। अगर फसल खराब हो गई तो हमारे लिए अनाज बहुत महंगा हो जाएगा, उत्पादन की कमी हो गई तो अनाज महंगा हो जाएगा। रेगुलर फसल हमें धान की चाहिए, उसकी जगह हमने कपास बो दिया सभी जगह, तो ये हमारा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और हमें भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। इसी तरह से सुनियोजित वितरण अत्यावश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और कृषि उनका मुख्य रोजगार है। भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ यहाँ खान पान की विभिन्नताएं भी अधिक पाई जाती हैं। अपने क्षेत्र की विभिन्न फसलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सारणी पर विचार करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आम खेत के किनारों पर सामान्यतः लगाए जाने का स्थान है। हमें इसको लगाना चाहिए और कई वर्षों तक और निश्चित समय पर, मतलब गर्मी के समय में आपको आम प्राप्त हो जाएंगे। हम आम के पेड़ में वार्षिक रूप से तेल दें, आम का वृक्ष वर्षों वर्ष तक हमें आम देगा। बेर खेत के किनारों और बीच में निश्चित दूरी पर लगाएं, प्रति वर्ष बेर भी फल देता है। गेहूं खेत के बड़े भाग में, क्योंकि ये फसल है कम अवधि में, वर्ष में एक बार उत्पादन के बाद में गेहूं फसल खत्म हो जाती है। जौ, चना, सरसों, मक्का, गोभी, भिंडी, गाजर, ये सभी एक वर्ष की एक बार की फसलें होती हैं। उपरोक्त सारणी से हमें क्या पता चला है कि जो फसलें हैं, जौ है, चना है, गेहूं है, मक्का है, ये वार्षिक फसलें हैं। इनकी एक ही बार फसल हमें प्राप्त होती है। तो हम अपने माता पिता, अभिभावकों, अध्यापकों के सहयोग से इनके भरने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में आता है कि भोजन में कम काम आने वाले पादप अपेक्षाकृत कम भूमि पर उगाए जाते हैं, जबकि मुख्य रूप से भोजन की आपूर्ति में काम आने वाले पादप के बहुत बड़े भाग में उगाए जाते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि गोभी की फसल बड़े क्षेत्र में नहीं उगाई जाएगी, भिंडी की फसल और गाजर की फसल बड़े क्षेत्र में नहीं उगाई जाएगी, लेकिन गेहूं, जौ, चना, मक्का इनको बड़े भूभाग में उगाया जाता है। इसका कारण ये है कि गेहूं, मक्का, चना, ज्वार, चावल, ये सभी फसलें हैं जिनको हम खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो उक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव एवं जंतुओं की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाए जाने वाले पादप फसलीय पादप कहलाते हैं। एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहा जाता है। फसल वह है जो एक निश्चित ऋतु में उगाई जाती है और बहुत सारे लोग मतलब पादपों को उगाया जाता है, एक साथ समूह में उगाया जाता है, उसे फसल कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हम याद करेंगे, जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे हमारा
2, 5, 10 बीघा का जो खेत है हम उसमें गेहूं उगाते हैं या बाजरा उगाते हैं तो उसे हम कहेंगे किसकी फसल है, तो गेहूं की फसल है या बाजरे की फसल है। बोए पादपों को बोए जाने की ऋतु के आधार पर और कटाई तक की अनुमानित समय अवधि को लिख करके हम उस फसल के बारे में चर्चा करेंगे। मौसम जिसमें फसल प्राप्त होती है सर्दी, गर्मी या बरसात। तो पहली बात आती है कि गेहूं कब प्राप्त होते हैं। याद कीजिए होली का त्योहार आता है और हम होली के अंदर गेहूं को ले जा करके सेक करके लाते हैं। इसका मतलब होली सर्दी जाती है तब आता है, तो ये फसल हमें कब प्राप्त होती है, तो सर्दी में प्राप्त होती है। सर्दी में बोए जाने का समय होता है गेहूं का। जौ गेहूं के साथ ही बोया जाता है अर्थात सर्दी का है। मक्का बरसात में बोई जाती है। लौकी बारिश में, ज्वार बाजरा ये सब बारिश की हैं। सरसों गेहूं के साथ बोई जाती है। इस तरह से इनके बोए जाने से लेकर कटाई का अनुमानित समय महीनों में हम आपको बताते हैं। तो गेहूं की फसल को बोया जाता है, गेहूं जो कि सर्दी में बोया जाता है अर्थात अक्टूबर में बोया जाता है और सर्दी के महीनों में इसकी कटाई हो जाती है। जौ को भी इसी समय में बोया जाता है, लेकिन बाजरा जो है ये जून में बोया जाता है, बरसात में बोया जाता है बाजरे को, और इसको काट लिया जाता है जब सर्दी आएगी अर्थात जून से लेकर के 3-4 महीने की समय अवधि में इस फसल को घर पर ले आया जाता है। इस टेबल को हम थोड़ी देर बाद में आपसे अच्छे से विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हम फसलों के प्रकार पर चर्चा करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। रबी की फसल जो अक्टूबर से फरवरी के मध्य आती है, खरीफ की फसल जून से सितंबर के मध्य आती है, और जायद की फसल जो है जो दोनों के बीच में आती है, मतलब ये आती है मार्च से जून के मध्य में आती है। इस तरह से हम इन फसलों में रबी की फसल की विशेषता ये होती है कि लगभग सर्दी में जो फसलें आती है जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, ये सभी रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी चीजें आती है। जायद की फसलों के अंदर आती है तरबूजा, पानी वाली, क्योंकि इस समय में बरसात के समय से पहले का समय है जब हमें ऐसे फलों की आवश्यकता होती है जो गर्मी प्रदान करने में हमारी रक्षा करते हैं, गर्मी के समय में हमारी बॉडी के वाटर लेवल को मैनेज करते हैं। तो आगे चलते हैं, हम इन रबी की फसल के बारे में पढ़ते हैं। रबी की फसल यह अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि रबी की फसल है। खरीफ की फसल है जून से सितंबर तक। खरीफ की फसल है जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है, जैसे ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द। तो खरीफ की फसल को कहा जाता है जूसी। अब मैं आपको याद कराती हूँ जूसी का मतलब क्या होता है। हमने टेबल इसीलिए पीछे छोड़ दी कि हमें इस चीज को यहाँ याद करना है ताकि आपको टेबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ध्यान से देखें, जून से जू और सी सितंबर से सी, तो ये होती है जूसी। जूसी का मतलब होता है खरीफ की फसल जून से सितंबर के मध्य। और रबी की फसल अब फरी मतलब अक्टूबर से फरवरी तक, अब फरी रबी की फसल अब फरी गई। अक्टूबर की रबी की फसल अब फरी। इस तरह से होती है जायद की फसल मार्च से जून तक। माजू जायद की फसल होती है वो माजू होती है। इस तरह से मैंने आपको तीनों फसलें याद करा दी हैं। अब हम उस टेबल को स्वयं भर लेंगे, इसलिए उस टेबल को छुड़ाया। ये आपका होमवर्क है, आप इस टेबल को अब इस आधार पर अच्छे से, जूसी है खरीफ की फसल, अब फरी है रबी की फसल, और माजू है जायद की फसल। तो इस आधार पर हम इसको समझ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण।
तो है अनाजी फसलें जो है जिससे हमें अनाज होता है, जिसको हम खाते हैं, वो है गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब है जिसे रोटी और दलिया बन सकता है, तो इन्हें अनाजी फसलें कहते हैं। इसके बाद में आती है दलहन, जिसको दलने पर दो बराबर के टुकड़े हो जाते हैं, उसे कहते हैं दाल या दलहन। अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द, ये सब दाल के प्रकार हैं। आपको अच्छे से पता होगा हमारे प्रदेश मारवाड़ में मूंग की फसल बहुत अधिक होती है और हम सर्वाधिक मूंग की दाल का प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है मूंग की दाल। के बाद में तिलहनी, तिलहनी का मतलब होता है जिससे तेल निकलता है, मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, ये सब तिलहनी फसलें हैं। जिससे तेल निकलता है वो तिलहनी फसलें होती हैं। और हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। तिल का तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके बाद में आती है मसाले वाली फसलें, मिर्ची, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी, ये सब मसाले हैं जिनको हम रोज सब्जी में प्रयोग करते हैं। फल या सब्जी वाली फसल, आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा और भी बहुत प्रकार की सब्जियां होती हैं, केर, सांगी। तो फल और सब्जियां इस प्रकार की हैं। आपको मैं बता दूं, मसाले में हल्दी से महत्वपूर्ण कोई भी मसाला नहीं है। हल्दी हमारी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बढ़ाती है, बहुत ही अच्छी होती है, स्वास्थ्य वर्धक होती है। अन्य फसलों में आते हैं औषधि और चारा, जो कुछ जगह उगाया जाता है, बाकी तो लगभग ही स्वतः ही जाते हैं। अब हम फसल उगाने से पूर्व से लेकर काटने की तक की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। हम फसल को उगाते हैं, उगाने से पहले हम क्या करते हैं और काटने तक हम उस फसल में क्या क्या करते हैं। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत की तैयारी से लेकर के तैयार फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। किसान द्वारा फसल बोने से पहले खेत की तैयारी से लेकर के, फसल बोने से पहले खेत तैयार करता है, सूड़ करता है और वहां से लेकर के तैयार फसल को मंडी में काट करके फसल को बोरियों में भर के धान को और मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को फसल उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। फसल उत्पादन की इस प्रक्रिया में हमें कैश प्राप्त होता है, मतलब हमारी वार्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें धन इसी से प्राप्त होता है। कृषि वह रोजगार है जिसमें कितने भी लोग हों तो सब काम कर सकते हैं। किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार की क्रियाकलाप फसल के बोने से लेकर काटने तक करने होंगे। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले ये क्रियाकलाप कृषि पद्धति कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं किसान द्वारा फसल का उत्पादन किन किन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। इसमें खेती के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, तो आप देख रहे हैं सामने 7 चरण दिए हुए हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, खेत को साफ करके उसमें हल चला करके मिट्टी को तैयार किया जाता है। उसके बाद में की जाती है बुआई, फिर खाद्य उर्वरक डालना, फिर सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना। फसल तैयार हो गई तो फसल को काटना और फिर कटी हुई फसल का थ्रेशर द्वारा धान से भूसे को अलग करा करके उसको अच्छे से बोरियों में अनाज का भंडारण करना और फिर उसको मार्केट में ले जाकर के बाजार में बेचना। ये सब क्रियाएं आ जाती हैं फसल के उत्पादन में। मिट्टी तैयार करना इसका पहला टॉपिक है। आपने अपने आसपास के खेत में गए होंगे और आपने देखा होगा कि खेत कई बार खाली दिखाई देती है, कई बार उनमें फसल दिखाई देती है। फसल की बुआई से पहले खेत में क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले किसान हल द्वारा खेत में हल जोतता है। खेत में हल चलाने के लिए कौन कौन से साधन आपने देखे होंगे। पुराने समय में पशुओं द्वारा हल जोता जाता था और आज के समय में ट्रैक्टर द्वारा हल जोता जाता है। इसके बाद में है कि अगर आपके पास में पहले के समय में पशु नहीं होते थे, कई लोगों के पास में मान लो किसान नहीं है तो वो अड़ोसे से लेकर के उसको मैनेज करते थे। और आज भी जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है वो किसी को पैसे देकर के अपने खेत में हल चलवाता है। खेत में फसल की बुआई से पहले हल क्यों चलाते? फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है,
वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट पोली कर देता है। पोली मिट्टी के लाभ क्या क्या? बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है, जिससे अंकुरण सरलता से हो जाते हैं। दबी हुई मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण बीज अंकुरित नहीं हो सकता है। नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है। नए पौधे की जड़ों आसानी से श्वसन कर सकती है। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव केंचुओं की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से ये समान रूप से ऊपर से नीचे की ओर चली जाती है। मिट्टी में हल चलाकर उलट पलट कर पोला बनाना जुताई कहलाता है। तो जुताई को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट करना, मिट्टी को पोली बनाना जुताई कहलाता है। इसके बाद में आते हैं कृषि औजार। तो कृषि औजार इसमें क्या क्या उपयोग में आते हैं? हल, कुदाली और कल्टीवेटर, ये सब हैं जो जुताई के काम आते हैं। उसके बाद में है बुआई करना। बुआई, जुताई के बाद में बुआई की जाती है। बुआई से ही फसल का प्रबंधन होता है। किसान खेत की जुताई करने के बाद में खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई करता है। किसान खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीज चयनित करता है। ऐसे बीजों का चयन किया जाता है जो स्वस्थ हो, जिससे अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। उत्तम किस्म के बीज की पहचान के लिए हम एक गतिविधि करते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। पानी से भरी बाल्टी लेंगे और उसमें 4 मुट्ठी मूंग के बीज डालेंगे। थोड़ी देर बाद में बाल्टी में बीजों की स्थिति का अवलोकन कीजिए। स्थिति क्या नजर आ रही है? कुछ बीज पानी में डूब गए, कुछ बीज पानी में तैर रहे हैं। कुछ बीज पानी पर क्यों तैर रहे हैं? जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो बीज क्षतिग्रस्त हैं, खोखले हैं, हल्के होने के कारण वो तैर रहे हैं, तो उनमें अंकुरण नहीं होगा, वो स्वस्थ बीज नहीं होते हैं। पानी से भरी बाल्टी की पैने में जो बीज बैठ गए हैं वही स्वस्थ बीज हैं। हम उनको पृथक करके उनको बोने के काम में लेते हैं। बीज बोने के लिए परंपरागत तरीका जो होता है, एक तो वो होता है, एक होता है आधुनिक बीज बोने का औजार है सीड ड्रिल, जिसके अंदर ऊपर से बीज डालेंगे और हलक के साथ में ही बीज बोए जाते हैं। खाद और उर्वरक, बुआई के बाद में खाद और उर्वरक डाला जाता है। किसान को खाद डालते हुए देखा होगा। किसान खेत में खाद क्यों डालते हैं? मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।